नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 17 फरवरी 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, आज जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा ये है कि हमारा जो एनएसए जो अध्यक्ष है अजीत डोभाल जी, उनके आवास में ना एक अज्ञात जो व्यक्ति थे, उन्होंने घुसने का कोशिश किया था। ठीक है, जब वो घुसने का कोशिश किया गया था तो उनके बॉडी में बताया जा रहा है कि चिप लगा हुआ है। ओके, उनके बॉडी में चिप लगा हुआ है, जिससे कि एक चीज़ें आशंका जताई जा रही थी कि शायद उनके साथ कुछ घटना करने के लिए ऐसा हो सकता था। तो उस व्यक्ति को तो पकड़ के रख लिया गया है। ठीक है, रिमांड पे रखा गया है, उनसे पूछताछ जारी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारा एनएसए जो प्रमुख है वो कौन है, अजीत डोभाल जी है। ठीक है, तो इसके बारे में देख सकते हैं, छोटी सी घटना है, आपको इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अधिकारी के यहाँ पे यदि सुरक्षा में कुछ चूक होता है तो ये सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क हो जाती है। राइट, हमारे प्रशासन के लिए भी, हमारे सुरक्षाकर्मी के लिए भी। राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नीचे नहीं है, आज पॉलिटिक्स से ज़्यादा कुछ ही आर्टिकल ज़्यादा वहीं पे है। ठीक है, सुपर साइट और मोबाइल लैब के से पता चलेगा प्रदूषण के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में हमें जानने के लिए हमें सुपर साइट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात होती है कि सुपर साइट होता क्या है। सुपर साइट से एक क्या है ना, एक कंट्रोल रूम है। ठीक है, इस कंट्रोल रूम में क्या किया जाता है, प्रदूषण के जितने भी स्तर होते हैं, ओके, उनके जो तत्व होते हैं, स्रोत होते हैं, उनके जो कारण होते हैं, क्या स्रोत होता है, क्या कारण होता है, किस कारणों से किया जाता है, प्रदूषण होता है, सारे सिस्टम की निगरानी रखी जाती है। और निगरानी करके यह वो जो है प्रदूषण है, प्रदूषण का धात्विक तत्व ही नहीं बल्कि प्रदूषण के जो दूसरे भी तत्व है ना, उसमें भी इसका अध्ययन किया जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि धातु तत्व वाले जो तत्वों का जो उत्सर्जन होता है, जो कि आयन वायुमंडलीय रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं। ये जो वायुमंडलीय रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं, इनको क्या किया जाता है, सुपर साइट के माध्यम से हम कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे क्या होता है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करके और इस प्रदूषण के मामले में रिसर्च किया जा सके, तो ये अच्छी चीज़ है। राइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी वो शिखर सम्मेलन सतत विकास लक्ष्य का 21वें विश्व सतत विकास लक्ष्य का क्या कर रहे थे, शिखर सम्मेलन कर रहे थे। जब शिखर सम्मेलन वो कर रहे थे तो उन दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगले 20 सालों में भारत को ऊर्जा की दोगुनी ज़रूरत पड़ेगी, दोगुनी आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे जिस तरह से जनसंख्या और खासकर हमारे यहाँ पे जिस तरह से डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आज से 5 साल या 10 साल पहले हमारे गाँवों में उतना बिजली नहीं हुआ करता था, लेकिन आज 24 आवर्स के आसपास बिजली होता था। नहीं 24 आवर्स तो 20 आवर्स तो रहता ही है, मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो हमारा जो विकसित हो रही है, हम डिजिटलीकरण हो रहे हैं, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या चाहिए, बिजली तो ही चाहिए। ठीक है, आप डिजिटलीकरण से जुड़ेंगे तो क्या चाहिए आपको, बिजली। बिजली के लिए क्या चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता होती। तो इनका यही कहना था। उसमें देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो चीज़ें किया गया था, जिसमें ग्लास्को में कोपेक जो 26 है उसके बारे में चीज़ें हुआ था, उन्होंने सीधा हमने बता दिया था कि हमारा जो ज़रूरत है वो सतत विकास के रूप में चलेगा। अब सतत विकास का मतलब समझिए, सतत विकास का मतलब क्या होता है। सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसा विकास आप करिए कि आने वाले जो आपका पीढ़ी है, वो आपका पीढ़ी जो है उसके लिए कुछ चीज़ें बचा हुआ है। ठीक है, वो चीज़ें उनके लिए बचा रहे। मान लीजिए कि आपके दादाजी है। ठीक है, आपके दादाजी आपको विरासत में आपके पापा को क्या दे के गए, ज़मीन। ठीक है, आपके पापा ने उस ज़मीन को बचा के रखे। राइट, यदि आपके पापा जॉब ना करके ज़मीन को ही बेच के अपना रोजी रोटी चलाना स्टार्ट करते तो क्या होगा, घटता जाएगा ना, नुकसान होता जाएगा। यस या नो, नुकसान होते जाएगा। तो आपको जो विरासत में मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा ना। तो उसी तरह से हम तो विकास करते हैं, लेकिन विकास यदि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अनदेखा करके करेंगे, आंख मूंद के करेंगे, तो क्या होगा कि हम तो विकास कर लेंगे, लेकिन आगे वाला आएगा जो जनरेशन, उसके पास कुछ संसाधन ही नहीं बचेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सतत विकास। ऐसा विकास करिए जो अभी विकास भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आगे वाले पीढ़ी के लिए अभी आपके पापा जी आपके लिए क्या करें कि अपना जीवन जीना छोड़ दें। ठीक है इसी को बोलते हैं हम सतत विकास लक्ष्य। ओके, तो यही मोदी जी का कहना है। और इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसके माध्यम से भी हमने स्थापना किया है। अल्टरनेटिव ऑप्शन से हम जैसे जो ईंधन है उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं, जिसमें क्या होगा, सौर जो संगठन है एक सूर्य
एक विश्व एक ग्रिड, मतलब इसके साथ जोड़ने की बात की गई है इस उद्देश्य को पूरा करने की, कि इस तरह से क्या होगा कि एक स्वच्छ ईंधन हमें ऊर्जा मिलेगा। ये जो ऊर्जा है हमारा जो मांग है दोगुना, इस मांग को पूरा करने में हमें सहयोग मिलेगा, राइट। तो ये आर्टिकल हमने देखा, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है। नेक्स्ट चीज़ है ये जो आप थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है। इस जो भारत जो है इसमें प्राथमिक स्थापक देशों में से एक है, स्थापक देश है। फ्रांस के साथ हमने कोलैबोरेट करके इसको किया था। जिस तरह से ओपेक है, ओपेक जो है यह क्या करता है, तेल का जो होता है ना, तेल आपका पास जो कच्चे तेल आते हैं, क्रूड ऑयल, उसके क्या करते हैं नियंत्रण, प्राइस को नियंत्रण करने में काम करेगी। उसी तरह से सौर ऊर्जा जो है वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, भारत उसमें संस्थापक है, तो आने वाले समय में इसका जो कीमत है उसको कंट्रोल करने के लिए भारत के पास इसमें चीज़ें रहेगा। अब भारत के पास ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है तो ज़्यादा हमारे पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ों को प्राप्त करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। ये हमने रविदास वाला चीज़ें पढ़ लिया था, कल ही डिस्कशन कर लिया था। आपने नहीं देखा होगा तो कल वाला डिस्कशन में आप रविदास वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। अब डिस्कशन में कंटिन्यू रहा करिए जिससे कि आपको एक लिंक होता चले। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। ये देखिए, बिजली मुफ्त देने के चक्कर में आप जो अर्थव्यवस्था है उसकी आपूर्ति को अव्यवस्थित हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी एक्चुअली चुनाव चल रहा है ना, तो चुनाव में ये मुद्दे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। नेक्स्ट आर्टिकल, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है भारत और यूएई, ठीक है। भारत और यूएई के बीच में क्या है कि व्यापारिक समझौता की घोषणा की गई है। तो भारत और यूएई क्या है ना, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो व्यापार होती है, हम कच्चे तेल कहाँ से लाते हैं, गल्फ़ कंट्री से लाते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो हमारा जो सबसे ज़्यादा सहयोगी देश है। यहाँ पे बहुत सारे जो भारत के प्रवासी मजदूर हैं वो भी जाके रहते हैं। तो इसकी घोषणा की जाएगी व्यापार समझौतों के लेके। तो यही चीज़ें, अब भारत यूएई के बीच जो रिलेशन है वो भी रिलेशन अच्छा माना जाता है, हम लोग फ्रेंडली रिलेशन है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि खाद्यान्न के लिए, खाद्यान्न जो पैदावार के लिए 31 करोड़ टन से अधिक अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसको आपको उतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ को हमें पढ़ने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। उतना खास इंपॉर्टेंट आज चीज़ें था नहीं न्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये हिजाब वाला इशू चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, आपको पढ़ना होगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये साजिश है, जो भी ये सुनिश्चित साजिश कर रहा है, साजिश चीज़ें हो रही है, तो इस चीज़ों को आपको देखना नहीं है। देखिए, क्षेत्रवाद की बात आती है, एक्चुअली तो ये राजनीति वाला है, इसको पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन मैं क्षेत्रवाद का मतलब समझा लेता हूँ। देखिए, हमारा जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 में सामाजिक जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्षेत्रवाद एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा। हमें देखिए, क्षेत्रवाद क्या होता है कि आपको कभी पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो, 1 मिनट आप सोचिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। मान लेते हैं आप जिस राज्य से रहने वाले होंगे आपने उसका नाम लिया होगा, बिहार, यूपी से है, ठीक है, या फिर हम हरियाणा से है, या फिर हम राजस्थान से। क्या आपने ये बोला कि मैं भारत से हूँ? आपने नहीं बोला, ठीक है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपके ऊपर ना क्षेत्रवाद हावी है। आप अपने बिहार के बारे में ज़्यादा सोचते हो। ओके, हम बिहारी होने पे प्राउड फील करते हैं, ऐसा आप स्लोगन देखोगे, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये होता है कि आप क्षेत्रवाद की राजनीति करें, क्षेत्रवाद की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ पे चीज़ें क्या होना चाहिए, इससे क्या है, क्षेत्रवाद की बढ़ावा मिलती है। तो क्षेत्रवाद की बढ़ावा से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो एकता और अखंडता की बात करते हैं हम लोग, एकता, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भाषा के आधार पे हमारे राज्यों का मांग उठता रहता है कि क्षेत्र के आधार पे भाषा को बांट देना चाहिए। आप पश्चिम बंगाल के अंदर देख सकते हैं गोरखालैंड वाला इशू चल रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे बांट देना चाहिए उस क्षेत्रों को। तो हम लोग आपस में जब ऐसे करके ये क्षेत्रवाद वाला हावी होगा ना, तो ये चीज़ें क्या होगा, आगे जाके हमारा क्या होगा कि देश की एकता और अखंडता टूटती चली जाएगी, क्योंकि हम एक फोकस कर रहे हैं एक क्षेत्रवाद की ओर, छोटे छोटे चीज़ों की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो आई आपने समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यह आर्टिकल जीएस पेपर 3 के लिए है, अर्थव्यवस्था से आप इसको लिंक कर सकते हैं। इसमें यह है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से रफ्तार पकड़ी है। 5 से 7 साल वर्षों में ना कारोबार के लिए की जो सुगमता है, सुगमता मतलब हो गया कि आसानी, मतलब भारत के अंदर जो कारोबार करना होता है वो आसान हो गया है, ठीक है। तो आसानी के लिए जो चीज़ें चल रहा है कि इसमें को लेके क्या हुआ है कि वैश्विक उद्यमता निगरानी रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसके अनुसार से भारत का रैंकिंग 4 माना गया है, ठीक है। भारत 4 स्थान पर है। ये 4 स्थान पर, इससे मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल चीज़ें चल रही है, डिजिटल क्रांति जो चल रही है,
उससे क्या होता है कि एक डिजिटली और टिकाऊ व्यापार के लिए हम एक माहौल तैयार कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि सुगम ज़्यादा रहेगा तो वर्ल्ड के, विश्व के जितने भी व्यापार करने वाले होते हैं निवेशक, वो भारत में आके निवेश करेंगे। और जब भारत में आके निवेश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमें रोज़गार मिलेगा, जो भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़गार का प्रॉब्लम भारत के पास सबसे ज़्यादा रहता है, राइट। तो इसमें गतिविधियाँ होती है, इस दृष्टिकोण से मापा जाता है। संयुक्त राष्ट्र जो आर्थिक जो है आयोग है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, वो डिजिटली और टिकाऊ व्यापार के लिए भारत को क्या करता है, सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया, ठीक है, जिसमें सुगमता रिपोर्ट के लिए कि 143 देशों में ये क्या देखता है, व्यापार में पारदर्शिता है कि नहीं है, अनौपचारिकता है कि नहीं है, संस्थागत प्रावधान करते हैं कि नहीं करते। ये सारी चीज़ें राइटर बात कर रहे हैं कि डिजिटल जो वो होता है, डिजिटली और टिकाऊ जो हमारे पास व्यापार की सुविधा है, वो अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत किया है, भारत में काफ़ी मजबूत किया है। जिससे क्या होता है कि इनमें के सर्वेक्षण आप देख सकते हो कि भारत का जो स्कोर है फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे और फिनलैंड आदि कई देशों से ऊंचा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे ई कॉमर्स आज के डेट में कितना ज़्यादा फेमस हो गया है। हमारे यहाँ पे आप कहीं पर जाते हो तो फ़ोनपे, UPI, ठीक है, इन सारी चीज़ों से करते हो, आप कहीं से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हो, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे डिजिटलीकरण ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो रूप से बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो हम वर्ल्ड के जो जितने भी देश है उससे एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ों में आगे नहीं कर रहे हैं। भारतीय डिजिटली भुगतान का जो बाज़ार है, वो भुगतान का जो बाज़ार है, भारतीय डिजिटली भुगतान बाज़ार, उसका जो आकार है ना, वो 24 से लेके 2024 से लेके 25 तक 3 गुना होने का चांस है, कि हम 3 गुना से ज़्यादा हो जाएंगे। उसी को बोलते हैं भारत फिट टेक क्रांति के ओर गढ़ में बनता जा रहा है। फिट टेक क्रांति मतलब डिजिटली जो हमारा भुगतान है वो बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ रहा है, और डिजिटली भुगतान बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं वैश्विक महामारी के दौरान हमने किस चीज़ों पे फोकस किया था, ई कॉमर्स, ई पेमेंट। बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक तो बंद है, चलो ई कॉमर्स हम लोग डिजिटली पे कर लेते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स, डिजिटली मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन आप एजुकेशन देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी जाके कॉलेज खुली है आज से DU का, नहीं तो क्या था, ये सारे बंद हुआ करता था। ओके, हम लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। आज देख सकते हैं आप हमारे साथ रूबरू है, ठीक है, तो हमारे साथ रूबरू है तो मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। लेकिन यही चीज़ें आप सोचिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो यही न्यूज़पेपर को बताने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों से पढ़ना है, तो आपको दिल्ली के बड़े बड़े संस्थान में आके एडमिशन करवाना पड़ता और फिर जाके आप उसको एक्सेस ले पाते। तो आज से समझिए कि 15-16 से पहले जो UPSC की तैयारी होती थी ना, वो ज़्यादा कठिन था, लेकिन आज की तैयारी में एक्सेस जो है ना वो ज़्यादा ही ईजी हो गया है, राइट। उसमें राइटर कुछ बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम अभी भी बताते हैं सुगमता को लेके। वो कठिनाइयाँ ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसमें ये चीज़ें बताती है कि अभी भी हमारे यहाँ पे ना 536 कानून है, मतलब कानून की थोड़ी सी जटिलता है। इस जटिलता को और सुगम बनाने की ज़रूरत है, जिससे क्या होता है ना कि आने वाला जो निवेशक होता है, जो आता है, वो इतना कानून देखता है तो पहले कहता है अरे इसमें कौन फंसेगा, कहीं ना कहीं तो लूप होल्स आएगा, यहाँ पे हम घसीटे जाएंगे। तो इसलिए नई चीज़ें आती है। तो राइटर का यही कहना है कि आगे आने वाले समय में इस सुगमता को और ज़्यादा विकसित करने के लिए आप एकल खिड़की व्यवस्था को विकसित करिए, सशक्त करिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारा सुगमता और रोजगार को अवसर की बढ़ावा मिलेगी। तो ये आप वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं कि हम जो एकल सिंगल विंडो है, सिंगल विंडो क्या होता है, सिंगल विंडो होता है कि एक खिड़की है, इस खिड़की पे आप जाओ, ठीक है, आपको हर एक डिपार्टमेंट का सारा चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगा इस खिड़की पे जाके, राइट। ये नहीं कि आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा लीजिए जाइए पर्यावरण मंत्रालय के पास, यहाँ पे करवा लीजिए जाइए वित्त मंत्रालय के पास, ऐसा नहीं है। एक खिड़की के सामने आइए, सारा काम आपका हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो निवेशक है, ये जो व्यापारी है, इसको ज़्यादा झंझट नहीं होगा, ज़्यादा समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था। ओके, इस डिस्कशन में हमने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ये चीज़ें ये बताया जाता है कि मतदाता को जो भागीदारी है वो बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र को ज़्यादा विकसित करना है, ज़्यादा कठोर अच्छा बनाना है, तो आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा सशक्त बनाने के लिए, नागरिकता को जागना पड़ेगा, ठीक है। जो वोट है उसको वोटर को जागना पड़ेगा, तो वही चीज़ है। अब एक पॉइंट फिर से उभर के नहीं आ रही है कि ऑनलाइन मतदाता की सुविधा को क्या बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप यदि अपने होम टाउन में नहीं होके आप यदि दूसरे शहरों में हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वोट देने से तो रह गए। मान लीजिए यूपी में अभी चुनाव दे रहा है, आप रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या आप वोट दे पाएंगे यूपी के अंदर? नहीं दे पाएंगे। जब नहीं दे पाएंगे तो क्या आपने अपना जो अधिकार है, अधिकार का यूज़ कर पाए? नहीं कर पाए। तो ये ऑनलाइन समस्या से संबंधित है कि इससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो गोवा में चुनाव हुआ था उसमें
79% क्या हुआ था, मतदान हुआ है, लेकिन पिछले जो मतदान है उससे 1%, 1.5% कम हुआ है। इसका मतलब है कि लोग यहाँ से पलायन किए, लोग यहाँ पे नहीं है। बिहार में आप देख सकते हो कि 60% जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है रहने वाला। तो ऑनलाइन की बात की जाती है, क्या ऑनलाइन की ज़रूरत है, इससे ऑनलाइन होना चाहिए। आप देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में 2004 से ऑनलाइन मतदान की सुविधा प्रदान की गई है, नागरिकता को दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब वर्ल्ड में दूसरे कंट्री में चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे भी जब हम आपने देखा कि डिजिटलीकरण से हम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो क्या यह चीज़ें संभव हो सकता है? यदि संभव होगा तो ये हमारा जो लोकतंत्र का अभिप्राय है ये और ज़्यादा विकसित हो जाएगा, और ज़्यादा हम क्या हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे कि हम देश में कहीं पे भी रहे, लेकिन हम अपना मत का अधिकार दे सकते हैं, मत का अधिकार हमें हमारे पास है, राइट। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है कि लोकपाल को रोकने के लिए लोक का सहकारिता की ज़रूरत है। आप एक क्वेश्चन आपको दिमाग में आया होगा कि क्या आपने अभी तक तो कोई नोट्स का डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि मैंने जो अभी तक डिस्कशन किया वो उतना नोट्स वाला डीप वाला नहीं था। इसमें हम लोकपाल के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें ये चीज़ें देखिए कि एक्चुअली ये मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में ये है कि लोकपाल के द्वारा सहकारिता जो है उसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम समझते हैं लोकपाल होता क्या है, ओके। लोकपाल को सिंपल भाषा में समझे तो लोकपाल जो होता है लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार रोधी जो प्राधिकरण है उसके खिलाफ ये काम करता है, ओके। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन है इसमें भारत ने हस्ताक्षर किया है। लोकपाल जो है, इस लोकपाल जो ये चीज़ कहाँ से निकला पता है आपको? अन्ना हजारे की जो क्रांति हुई थी उन्होंने लोकपाल को लेके ही किया था। आई थिंक मुझे लगता है 2013 के आसपास, जहाँ से ये केजरीवाल जी निकल के आए हैं आज की डेट में जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, ओके। तो ये है हमने भारत का जो लोकपाल है हमने कहाँ से लिया है? स्वीडन के मॉडल से लिए हैं, ठीक है। स्वीडन के मॉडल से अवधारणा है ये। आप देख सकते हैं कि लोकपाल का लेके जो है ना ये 2019 में क्या हुआ था, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में अस्तित्व में आए हैं, ये काम किया जा रहा है। पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो 66 और 70 के दौरान बताए थे कि लोकपाल और लोकायुक्त होना चाहिए, दो प्राधिकरण होना चाहिए, जिसके स्थापना से क्या होगा कि भ्रष्टाचार की जांच कर पाए। राज्य स्तर के लोकायुक्त होना चाहिए, ठीक है, और राष्ट्र स्तर की होना चाहिए और राज्य स्तर की, दोनों मामले में होना चाहिए, जिससे कि संसदीय सदस्यों, केंद्र सरकार के कर्मचारी, इन सब पे यदि भ्रष्टाचार का मामला आता है तो क्या होता है, ये लोग निष्पक्ष रूप से जाँच कर पाते हैं। नहीं तो क्या है, निष्पक्षता की कमी देखी जाती है, पारदर्शिता की कमी आती है, ओके। तो इससे संबंधित है ये जो केंद्र सरकार के द्वारा पूर्ण आंशिक होता है, वित्तीय पोषण उन्हीं के द्वारा किया जाता है, इनके नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद वर्तमान में जो है न्यायमूर्ति पिकनी चंद्र घोष जो है ये अभी लोकपाल का अध्यक्ष है, ठीक है। और उसके बाद लोकपाल का बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय मतलब एक अध्यक्ष होंगे और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, ठीक है। इसमें आपको जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी सदस्य होते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। इसका मतलब समझिए ये जो बना है लोकपाल ये एक ही चीज़ के लिए बनता है, वो चीज़ें बनता है कि आप ना किस तरह से चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हम चीज़ें को कर रहे हैं, ओके। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लोकपाल का गठन किया जाता है, जो ये क्या हो कि निष्पक्ष रूप से यहाँ पे इलेक्शन निष्पक्ष रूप से हमारा काम यहाँ पे कर सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर नहीं है, इस पेज के अंदर है कि हस्तिनापुर है ना, उसका क्या किया जाता है, हस्तिनापुर का फिर से उत्खनन का काम चालू किया गया है। हस्तिनापुर कौन सा जगह है? महाभारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, इसकी खोज की जा रही है, जिससे कि जो पुरातात्विक का जो हमारे यहाँ पे फादर माना जाता है जिनको, ठीक है, उन्हीं के अगुवाई में ये चीज़ें किया जा रहा है। तो इनको जो किसको माना जाता है? प्रोफेसर बीबी लाल को, ठीक है, प्रोफेसर बीबी लाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। चलते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपको डीप में जाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है ये सब यूक्रेन वाला जो इशू है, वो एक यूक्रेन का इशू अब क्या हो रहा है कि कम हो रहा है, तो उस चीज़ों को नहीं देखना है, वो चीज़ें हमने देख चुके हैं पहले ही। अब देख सकते हैं अमेरिका ने क्या किया है कि अफगानिस्तान का और तालिबान जो सत्ता में आई तो उन्होंने क्या किया, जब्त किया है चीज़ों को। जब उनको जब्त किया ना, तो अब तालिबान बोलती है अमेरिका को कि आप इस सारे चीज़ों को जो हमारे संपत्ति है उसको जो जब्त किए हैं उसको आप वापस कर दीजिए। जब आप वापस करेंगे ना, तो वही बात की जाती है कि आप वापस करिए, नहीं तो हम अपनी नीतियों में फिर से पुनर्विचार करना स्टार्ट करेंगे। अपनी नीति में पुनर्विचार, ये चीज़ें बोला गया है कि अमेरिका का खिलाफ में वहाँ के तालिबान का अफगानिस्तान का ज़मीन काम नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें उनका दोहा जो कन्वेंशन हुआ था उसमें हुआ था, ठीक है, बात हुई थी, तो उसी को लेके ये चीज़ें आया था। तो तालिबान के लेके ये स्टेटमेंट आया, उतना ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर।
नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंदर भी नहीं है, ठीक है। तो आज के डेट में उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था, इसलिए हमने जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने निकाल के पढ़ने की कोशिश किया। आप भी इस चैनल को से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे आने वाले टाइम में हमने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो पोस्ट किया है, वो वीडियो पे है कि पीटी में मतलब पीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें 120 नंबर आप कैसे ला सकते हैं, उसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। और बहुत सारे दोस्तों का ये की कहना था कि थोड़ा सा सी सेट के बारे में आप बताएं, तो सी सेट के लिए क्या बुक फॉलो करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो हम 1 से 2 दिन में वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे, जिससे कि इस बार सी सेट आपको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।